और 6 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से जो बिहार के विकास कार्यक्रम, योजनाएं, राशि की स्वीकृति इस राज्य के विकास हेतु दी गई, इस राज्य के गरीब लोगों के लिए दी गई, सामान्य लोगों के लिए दी गई, उन सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को हम जनता तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज यह रिपोर्ट कार्ड आप सब लोग के बीच इसलिए जारी हुआ, आप मीडिया के साथ ही हमारे लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभ हैं, आपके माध्यम से भी ये सारी बातें आम जनों तक पहुंचे। धन्यवाद। मित्रों, अपने बीच जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता माननीय संजय झा भी उपस्थित हैं। मेरा सादर अनुरोध है माननीय संजय झा जी से कि आपको संबोधित करें। इसके पहले एक परिचय कराते बिहार में होने वाले पत्रकार सम्मेलन में आए हुए हैं, सबका स्वागत है। अभी हम लोग के बीच में बैठे हुए हैं, डिटेल में तो यही सारी बात कहेंगे, लेकिन 2 दिन से मैं भी नामांकन के क्रम में और जिस तरह से एनडीए के लोग इकट्ठा होकर के डेवलपमेंट के नाम पर जो एक नैरेटिव इस प्रदेश में, तो इस लाइन पर जात और धर्म पर ही नैरेटिव बन के राजनीति होती है। लेकिन नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने एक नया नैरेटिव बनाया और विकास के नाम पर सड़क पर, बिजली पर, पानी पर चुनाव होता है, वो बिहार में पहली बार एनडीए सरकार ने करके दिखाया है। आज राजनीति में पीढ़ी जरूर बदली है, प्रवृत्ति नहीं बदली। जनरेशन चेंज हो गया, लेकिन नेचर और संस्कार नहीं बदला। जो भाषा आप देखते हैं, जिस स्तर की भाषा यूज करते हैं जो के नेता है, और आजकल रोजगार और बेरोजगारी की बात करते हैं। अब तो ज्यादा रवि जी इसमें डिटेल बताएंगे, लेकिन जिस टाइप का अगर ये कहा जाए 15 साल जो मौका मिला, चर्चा तो होगी 15 साल, या तो बिल्कुल आप डिस्कार्ड कर दीजिए। 15 साल मौका मिला तो कितना रोजगार जनरेट किए, किस तरह का रोजगार जनरेट किए, कितने लोग भाग गए यहां से, कौन बचा इस स्टेट में? कोई तो बचा नहीं इस स्टेट में। नीतीश कुमार की तो जीरो भी नहीं, सब जीरो से शुरू किए काम करना इस स्टेट में, सब जीरो से लेकर के आज डबल डिजिट ग्रोथ की बात हो रही है डबल डिजिट ग्रोथ। आज ही पेपर में देखा कि 83% से ज्यादा लोगों के घर में पाइप वाटर पहुंचा, और सर कोरोना नहीं होता तो 100% हो गया। इस लाइन पे हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, और जो भी प्रॉमिस किया नीतीश जी और एनडीए के सरकार ने, इतना ट्रस्ट लोगों को है कि अगर वो बोलते हैं तो डिलीवर भी करते हैं। और भी कुछ प्रॉमिस किया, और जो हम लोगों ने बात की है साथ निश्चय की, और इसके अलावा हुआ कि सबके साथ आने वाले टाइम में जो टेस्ट डेवलपमेंट का एनडीए ने करा दिया है, लोग अब बैक गियर में जाने वाले नहीं। और हम जरूर अपील करते हैं कि जो आज विधान परिषद के हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, जिनका चुनाव 20 तारीख को है, 22 तारीख को जिनका चुनाव है, 22 तारीख को जिनका चुनाव है, कोई भी कंफ्यूजन इधर उधर की बात भी होती है, सारा चीज सेटल कर जाएगा। यही मुझे पूछा जाए। मेरा विनम्र निवेदन है इस बिहार के उस गौरव से जो केंद्र में मंत्री हैं माननीय रविशंकर प्रसाद जी, प्रखर प्रवक्ता है,
मेरा अनुरोध है माननीय रवि जी से कि आपको संबोधित करें। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, मित्र मंगल पांडे जी, संजय जी, आदरणीय रिजवान जी, आदरणीय विश्वनाथ जी, संजय मयूर जी, देवेश जी और सभी पत्रकार मित्रों, आप लोगों को नमस्कार। बिहार के चुनाव के मुद्दे बहुत ही स्पष्ट हो रहे हैं और मेरी विनम्र आपसे प्रार्थना है कि उन मुद्दों को थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखा जाए। हमारी सोच के केंद्र में है बिहार का विकास। काफी काम किया है, आगे और तेजी से करें। दूसरी ओर लोकतंत्र के नाम पर निजी और सार्वजनिक के फर्क को समाप्त किया जाए। The distinction between the personal and the public is being completely relegated. दूसरी बात, एक और जनता के विकास के प्रति जिम्मेवारी का भाव और दूसरी ओर अपने परिवार की जागीर बनाने का अहंकार। There is a profound sense of accountability on the one side and the arrogance of personal fiefdom of Bihar on the other side. यह है दूसरा मुद्दा और वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी, एक ही नहीं पर जनरेशन टू कम। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं विस्तार से बताना चाहता हूं। एक और हम नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार सरकार के द्वारा किए गए काम की चर्चा करते हैं। काम स्पष्ट है, आज पटना से बिहार में कहीं भी आप 5 घंटे में पहुंच सकते हैं, 6 घंटे सब जगह। काम स्पष्ट है, हर गांव में बिजली गई, पानी जा रहा है और आपने सुना होगा अब बिहार के हर गांव में हम आने वाले 6 महीने में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा रहे हैं देश के आईटी मंत्रालय के द्वारा। 45,000 गांव में हम ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा रहे हैं। 1,000 करोड़ रुपए की योजना है जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था, याद होगा आपको 15 अगस्त के भाषण से, देश के 6 लाख गांव में हम ऑप्टिकल फाइबर दे जाएंगे। इसकी शुरुआत बिहार से हो रही है। ये कंक्रीट मैं आपको विकास की बात बता, विकास का हम एक एग्जाम्पल और देना चाहते हैं। हमारी कई बहनें पत्रकार बैठी हैं। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार की सरकार बिहार की बच्चियों को साइकिल देती है। नरेंद्र मोदी की सरकार देश की बेटियों को एयरफोर्स का फाइटर प्लेन अलाउ कर देती है, जिसके बारे में कहा गया था कि बेटियां पायलट से हेलीकॉप्टर उड़ाएंगी। मोदी जी ने कहा नहीं, देश की बेटियां एयरफोर्स का फाइटर प्लेन भी उड़ाएंगी और पहले 3 फाइटर पायलट में एक बिहार की बेटी है, दरभंगा की। ये होता है बेटियों का सम्मान। लेकिन उधर क्या स्थिति है कि अपनी विरासत की तस्वीर को लगाने में भी शर्मा है। मैं यहां आ रहा था तो आरजेडी के कार्यालय से भी गुजरा, बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे। मैंने आंखें को खोल खोल के विरासत की तस्वीर को खोलने की कोशिश की, तो दिखाई नहीं पा रहा। ये शर्मिंदगी क्यों है भाई? क्या मतलब है इसका? कारण स्पष्ट है कि विरासत की याद दिलाएंगे तो खौफ की याद आएगी, अपहरण की याद आएगी, लूट की याद आएगी और भ्रष्टाचार की याद आएगी।
लेकिन क्या तस्वीर छुपाकर आप अपनी विरासत को भूल सकते हैं क्या? बात मुझे एक बात और कहनी है। हमारे कई वरिष्ठ पत्रकार पटना के बैठे हुए हैं। आरजेडी का जन्म कैसे हुआ था? संजय भाई भी बैठे हुए हैं, पुराने साथी हैं, एक आंदोलन थे। आरजेडी का जन्म ही नेता को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए हुआ था, याद है ना? उस समय के मुख्यमंत्री जनता दल के मुख्यमंत्री थे। जब एक बड़े घोटाले में, जिसमें कुछ मेरी भी भूमिका थी एक वकील के रूप में, जब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी और उनकी पार्टी की ओर से दबाव पड़ा कि आपको इस्तीफा देना चाहिए, तो आरजेडी बनाई गई। The very party राष्ट्रीय जनता दल was born to save someone, the leader from corruption. ये तो उनका अतीत है। और चलते हैं बिहार के भविष्य की बात करते हैं। इसीलिए जब भविष्य की बात की जाती है, मुझे बहुत जरूरी है कि इसको रखा जाए। एक बार देवेंद्र जी आपकी अनुमति से एक व्यक्तिगत उदाहरण देना चाहता हूं। आप वरिष्ठ हैं। आजकल मेरी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। हमारे पत्रकार मित्रों को याद होगा 2005 मुझे गोली लगी थी नोखा में। स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी थे, पटना में उतरा था तो खूब से दस्तखत मेरी हेलीकॉप्टर की वो फोटो जो पटना में हुआ, दिल्ली में हुआ। आज मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमला हुआ था नोखा में। प्रमोद महाजन केंद्रीय मंत्री, पार्टी में राष्ट्रीय महामंत्री, एमपी, मैं अटल जी की सरकार में मंत्री। 2 महीने तक पुलिस ने हम लोग का स्टेटमेंट तक नहीं लिया। और जब नीतीश कुमार की सरकार बन गई देवेंद्र जी, तो एक पुलिस का इंस्पेक्टर आया कि साहब ने आपका एजेंट भेजा है। ये हाल था भारत सरकार के पूर्व मंत्री और एमपी थे। तो याद रखना जरूरी है। इस भविष्य की बात करें, बाकी उनका अपना भ्रष्टाचार क्या है ये कल विधिवत सुशील मोदी विस्तार से बता चुके हैं, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। हर बार एसेट बदलता है, अपना सोच नहीं है। हम लोग को भारत के प्रधानमंत्री को हर साल अपना देना पड़ता है। कैसे देवेंद्र जी मुख्यमंत्री रहे हैं, इनको देना पड़ता था, इनके मंत्री को देना पड़ता था। हम लोग को लिखना पड़ता है कि आपके एसेट पे बढ़ोतरी कैसे हुई, क्या बताना पड़ता है। कमाल है, एक चुनाव में एक एसेट है, दूसरे चुनाव में फिर एसेट बन जाए। देवेंद्र जी कुछ लोग बैंक के लोन पर बहुत टिप्पणी करते हैं। इंडिविजुअल लोन की आपने ये कहानी सुनी है क्या? किस तरह से लोग बताता है। ये है बिहार की सच्चाई। इसलिए सच्चाई सामने बताई जाएगी, विस्तार से बताई जाएगी। जब बुनियाद कमजोर हो तो क्या उस पर पक्की इमारत बन सकती है? बिहार के विकास के मामले में आरजेडी की बुनियाद बहुत ही कमजोर है, फिसलती हुई जमीन पे खड़ी है। वो कह रहे हैं बिहार का विकास करेंगे। तो मित्रों, बाकी तो चर्चा होगी और हम किसी बहस से लेते आ रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने जो काम किया आपके सामने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने अगर 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए तो वो इम्प्लीमेंट हो गया, चाहे वो नेशनल हाईवे हो या पुल हो या डिजिटल हो या बिजली हो। और बिहार को बदलने का हमारा संकल्प क्या है? आप दौरा कर रहे हैं देवेंद्र जी, हेलीकॉप्टर में देखते हो महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु को डिमोलिश करने की बात हो गई, याद है ना आपको? वो कांग्रेस की देन है, वो भी संजय जी को याद होगा, मंत्री नंदकुमार कि इसका हो नहीं सकता। उसके बगल में नया ब्रिज बन रहा है। प्रधानमंत्री का निर्देश हुआ
कि बिहार का एक दूसरा अपने राजनीतिक क्षेत्र के बाद इसको ठीक करो, और आज देखिए वो भी ठीक हो गया। ये संकल्प है हमारे। तो मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतनी बातें कहनी थी, जो मोटी सूत्र की बातें थी आपको बता दिया। आपको कोई प्रश्न हो तो उसका उत्तर देंगे। पूरी चट्टानी एकता के साथ जदयू, भाजपा, हम पार्टी और विकासशील इंसान पार्टी हम लड़ रहे हैं पूरे समन्वय, पूरी समझदारी और बिहार को विकसित करने के संकल्प के साथ, और जनता का बहुत ही प्रामाणिक निर्णायक बहुमत हमें मिलेगा, हमारा विश्वास है। धन्यवाद। जिनके कुशल और कुशाग्र नेतृत्व में इस पूरे चुनावी रणभूमि में हम मैदान में हैं और जिनसे बिहार का एक दिली रिश्ता है, ऐसे हम सब के रिश्तेदार माननीय देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यहाँ उपस्थित हैं। मेरा सादर अनुरोध है आप संबोधित करें। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में जो चुनाव प्रचार करेंगे उसकी जानकारी आपको देना चाहता हूं। बिहार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सारी रैलियां ये एनडीए की रैलियां होगी। उन सभी रैलियों में स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और जहां पर लॉजिस्टिक्स के कारण वो उपस्थित नहीं रह पाएंगे, वहां जेडीयू के वरिष्ठ नेता, हम पार्टी के वरिष्ठ नेता, वीआईपी पार्टी के वरिष्ठ नेता ये उपस्थित होंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली ये आयोजित की गई है। कुल ये तय हुआ है, हमने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है और जिससे स्वीकृति हमको मिली है, प्रधानमंत्री जी बिहार में 12 रैलियां करेंगे। इसमें सबसे पहले 23 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी सासाराम में पहली रैली करेंगे, गया में दूसरी रैली करेंगे और भागलपुर में तीसरी रैली करेंगे। उसके बाद 28 तारीख को प्रधानमंत्री जी का फिर समय हमें प्राप्त हुआ है। 28 तारीख को प्रधानमंत्री जी दरभंगा में पहली रैली करेंगे, मुजफ्फरपुर में दूसरी रैली करेंगे और पटना में तीसरी रैली करेंगे। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 तारीख को 1 नवंबर को फिर बिहार आएंगे। पहली रैली 1 तारीख को छपरा में करेंगे, दूसरी रैली पूर्वी चंपारण में करेंगे और तीसरी रैली समस्तीपुर में करेंगे। और अंततः फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी 3 तारीख को बिहार में आएंगे और 3 तारीख को पहली रैली पश्चिमी चंपारण में होगी, दूसरी रैली सहरसा में होगी और तीसरी रैली फारबिसगंज अररिया में होगी। इस प्रकार से कुल 12 रैलियां आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसमें नियोजन ये किया है, आप सभी लोग जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रैलियां करनी है और जो ग्राउंड्स है इस पर प्रशासन ने संख्या का नियमन किया है, किस ग्राउंड पर कितने लोग उपस्थित हो सकते हैं। जो निर्देश प्रशासन का है उसी के अनुरूप वहां पर बुलाएंगे, कुर्सियां लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये रैली की जाएगी। इसमें आने वाले हर व्यक्ति को मास्क पहनना कंपलसरी होगा। वहां पर सैनिटाइजर की व्यवस्था हम करेंगे ताकि कहीं पर भी जो दिशा निर्देश है इसका उल्लंघन न हो, उसका पालन हो, ये प्रयास किया जाएगा। अब चूंकि संख्या के ऊपर एक नियंत्रण इससे आता है और आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो सभी लोगों को उनकी सभा में आने की इच्छा भी होती है
और इसी के चलते ये भी तय हुआ है कि जहां एक मैदान पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सभा होगी, वहीं उसके आसपास की 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एलईडी स्क्रीन्स लगाकर प्रधानमंत्री जी की सभा को सभा के रूप में आयोजित किया जाएगा। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, बीजेपी का, जदयू का, हम का या वीआईपी का जो उम्मीदवार होगा, एक ग्राउंड पर वे स्वयं उपस्थित रहेंगे और पूरी सभा करेंगे और वहां पर प्रधानमंत्री जी का भाषण ये रिले किया जाएगा। ऐसे तकरीबन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो 20, कई 18 है, कई 15, कई 20 है, तो ये सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5-5 मैदान ऐसे होंगे कि जहां पर एलईडी स्क्रीन लगेगी और उस विभाग के लोग, ब्लॉक के लोग या बड़ा अगर शहर होगा तो गांव होगा तो वहां के लोग वहां पर एकत्रित आएंगे। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी की सभा एक समय पर 100 मैदानों में चलेगी और मेरा विश्वास है कि सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए सारी जो प्रॉब्लम्स है उसके मद्देनजर इस प्रकार का प्लानिंग हम लोगों ने किया है कि प्रधानमंत्री जी की कोई भी सभा, इससे पहले जो रिकॉर्ड तोड़ने वाली सारी सभाएं इस बिहार में हुई है, उससे कम संख्या कि किसी भी सभा में नहीं होगी, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, अलग अलग जगह पर होगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे। मेरा विश्वास है कि बहुत बड़े पैमाने पर इन सभाओं को सफलता भी मिलेगी और केवल आपकी जानकारी के लिए मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, पर एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं। सासाराम में जब सभा होगी तो उस समय सासाराम से लगी हुई जहां बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, आरा, बढ़ारा, तरारी, शाहपुर, बक्सर, रामगढ़, मोहनिया, भभुआ, चैनपुर, टिहरी, औरंगाबाद और काराकाट, और उसके साथ साथ जदयू और हमारी जो साथी पार्टियां है उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, संदेश, जगदीशपुर, डुमराव, राजपुर, सासाराम, चेलारी, दिनारा, नोखा, नबीनगर, रफीगंज, ओबरा, ऐसी और वीआईपी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ब्रह्मपुर, तो सासाराम की सभा के साथ इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम जोड़ेंगे, वहां पर पैरेलली व्यवस्था खड़ी होगी। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5-5 जगहों पर वही सभा रिले होगी और वहां पर जो हमारे विधायक के जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट्स है, वो भी वहां पर उपस्थित रहेंगे। तो इस प्रकार का इसका नियोजन हुआ है और मुझे विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की जो सभा होगी, इसके माध्यम से जो बिहार को विकसित करने का संकल्प हमारे एनडीए ने लिया है, उस संकल्प को लोगों तक पहुंचाया जाएगा और लोगों को भरोसा है, क्योंकि पिछले 15 वर्ष से ये सरकार यहाँ चल रही है और 6 साल से मोदी जी की सरकार देश में चल रही है। तो जो परिवर्तन हुआ है वो जनता ने देखा है और इसलिए उसी परिवर्तन को आगे कैसे हम ले जाएंगे, किस प्रकार से आत्मनिर्भर बिहार ये मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में बनेगा, इसका पूरा चित्र इन सभाओं के माध्यम से जनता के सामने आएगा। और मुझे एक बात की गारंटी है, इस देश में जिस प्रकार का विश्वास लोगों का मोदी जी के ऊपर है, क्योंकि जो कहते हैं वो करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसका बहुत लाभ हम लोगों को होगा। हम प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इन कार्यक्रमों को स्वीकृति दी और इसके जो डिटेल है समय के साथ साथ और जगह के साथ साथ वो आप लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। तो अंत में हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक व्यक्ति जरूर रहता था। आज बड़े दुख का विषय है कि वह व्यक्ति हमारे बीच से लुप्त हो चुका है, भगवान के पास पहुंच गए हैं। हम चाहेंगे वैसे ख्याति प्राप्त पत्रकार और इस बिहार ही नहीं अपितु देश के चर्चित फोटोग्राफर कृष्ण मोहन शर्मा जी का निधन हो गया है। हम 1 मिनट का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के इस सभागार में
मौन रखेंगे और उसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करेंगे। और बिहार सरकार के मंत्री कपिल देव कामत जी का भी निधन हो गया है। मैं सादर अनुरोध होगा हम सब अपने स्थान पर 1 मिनट के लिए